में जिसने मसल ग्रोथ करनी है, टिपिकल बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसे सिर्फ 2.25 घंटे बॉडी बिल्डर पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपना मसल बड़ा करने में। खवातीन आती हैं जिम के अंदर बॉडी टोन अप करने के लिए। कैलोरी बर्न वेट ट्रेनिंग में ज्यादा होता है या कार्डियो में? पर अच्छा ट्रेनर है, उसका फायदा ये है कि जो आप गलतियां करोगे वो गलतियां कर चुका है, वो आपको वो करने नहीं देगा, उसके वो पैसे लेगा। एक्सरसाइज करनी है पूरे हफ्ते में। कि पहले दांत चेक होते थे बॉडी बिल्डर, मेरे ख्याल से शायद ये किसी को शॉकिंग लगे। दांत का क्या ताल्लुक है बताएं आप? कुछ फीमेल्स को अगर हम थोड़ा वेट लगा के करवाना चाहे तो लोअर इनका हाई होता है। अगर वेट गेन करना है तो आपका कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अनस्क्रिप्टेड सोहेल अनवर के साथ आज आपके वादे के मुताबिक फिर हाजिर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम के अंदर बताया था कि हम इस शो को अवेयरनेस के लिए, लोगों की नॉलेज के लिए, एक आम पब्लिक जो कि जिसके मेडिकल इश्यूज हैं, हेल्थ के इशू हैं, फिटनेस के इशू, जो खासतौर पर जिम जा रहे हैं या जो नहीं जा रहे या जो जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम है, उनके मसाइल को हल करना। यहाँ पर कोई हम सेलिब्रिटीज नहीं बिठाएंगे, हम बड़े बड़े कोई ऐसे लोग नहीं बिठाएंगे, हम यहाँ आम लोगों को बिठाएंगे ताकि वो अपने मसाइल को पूछ सकें, हल कर सकें। इसके अंदर जिम ट्रेनर भी होंगे, बॉडी बिल्डर्स भी होंगे, जिम ओनर भी होंगे, लेडीज फिटनेस ट्रेनर भी होंगी और एक आम पब्लिक हो जिसको एक मेडिकल इशू है, जो जिम नहीं भी जाते, ये उनके लिए भी है, ताकि उन्हें हम बताएं कि जिम जाने से उनके कैसे मसले हल होंगे। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 मेहमान हैं जिन्होंने अपना नाम दिया, और आप लोग भी अपना नाम दे सकते हैं। हमें कांटेक्ट करके डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर सवाल डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अपने सवालात आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें आप भेज सकते हैं। हम आपके सवाल का जो भी जवाब होगा वो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे उस सवाल को आपके। उसके अलावा आप वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं और अपने आप को इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। खिजर मेरे साथ हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आजकल पोलैंड से हैं और ये इन्हीं के इसरार पे, जैसे मैंने बताया कि मेरे बहन के बेटे भी हैं और इन्होंने काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगे थे, तो प्रोग्राम हमने शुरू किया। तो अभी खिजर जब तक पाकिस्तान में मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, हमें गाइड भी करेंगे और हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। जी खिजर। अब देखें, आप ये देखें कि बुलाया मेहमान आपने, अब अगर मैं मेहमान बुलाता तो अजीब से पकौड़े टाइप के आते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह, ये कहाँ से, हमें तो आप बोल रहे सेलिब्रिटी को नहीं बुलाता, सेलिब्रिटी इनसे सीखे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर आपका तारुफ? मेरा नाम शरूस खान है और मैं तकरीबन पिछले 12-15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ जी। लास्ट ईयर में मिस्टर यूनिवर्स गोल्ड मेडल हुआ था थाईलैंड में, माशाल्लाह। और अभी रमज़ान से पहले 2-3 महीने पहले मैं इस्लामाबाद में मिस्टर क्लासिक पाकिस्तान हुआ 2026 माशाल्लाह। तो एक काफ़ी लंबी मेरी जर्नी है और स्ट्रगल है इसके पीछे। वो माशाल्लाह दिख रही है। आप हमारी स्ट्रगल देखें, हमारी भी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पैदाइशी मोटा था, मैंने भी 10 साल लगाए कम से कम इस उसको लाने के लिए। नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिटनेस मेन चीज़ है। मैं एक चीज़ आजकल देख रहा होता हूँ, बहुत सारे जिम्स में जाता हूँ और अब जहाँ जहाँ ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ, 8-10 साल पहले अगर आप चले जाएँ तो इतना फिटनेस को लेकर लोग सीरियस नहीं होते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया आम होने की वजह से फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं लोग जिम्स की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिम के साथ साथ उनको डाइट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल लोगों के कॉन्सेप्ट है कि जिम जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, या अगर हम डाइट करेंगे तो वेट लूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जिम भी ज़रूरी है एक मेंटल फिटनेस के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हमारी रूटीन इतनी बिजी है कि अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते। और मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ कि 24 आवर्स होते हैं, अगर 24 आवर्स में से 1 घंटा हम अपने आप को नहीं दे सकते तो फिर वो पूरा दिन हमारे लिए बेकार है। सोहेल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये, मतलब मैं बोलूँगा ये एक्सट्रीम केस है। हाँ बिल्कुल, सुपरलेटिव डिग्री देख लें आप फिटनेस की। हाँ, ये समझ लें ये पीएचडी किया हुआ है इन्होंने इस चीज़ में, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं होना और ऐसा भी नहीं होना। आपने मीडियोकर उसके बीच में रहना वो चाहिए। सही कह रहे हो आप, और मैं उसकी बात को ये आगे करूंगा कि फिटनेस इज टू इजी बट नॉट सिंपल। बहुत आसान है, लोग समझना बहुत मुश्किल है। बेसिकली लोगों को बेसिक्स पता ही नहीं, और इस प्रोग्राम में हम ये करेंगे एज अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि शहरोज बॉडी बिल्डर है, मैं इनके से बात करूंगा। हमारी यहाँ पुरानी मिथ थी कि रोजाना सुबह शाम 2-2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से जो वो एक साइड इफेक्ट आते थे, मुंह बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स के पिचके हुए होते थे, शक्ल से बेशक्ल हो जाते थे, हमें भी कहा जाता मुंह सुकड़ जाता है, कद छोटा रह जाता है। तो वो क्यों था कि लोगों को अवेयरनेस थी। 2 घंटे सुबह कर रहे हैं, 2 घंटे शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने को है नहीं, डाइट का पता नहीं है। अब हो गई हर चीज स्मार्ट जी। अब आप देखें, पहले भी जब क्रिकेट होती थी तो 5 रोजा टेस्ट मैच होता था, लोग बोर हो गए तब भी लोग देखते थे। अब दौर चेंज हुआ, फिर आ गया आपका जी वनडे से आ गया T20, अब 10 रोजा भी मैच हो रहे हैं, 10 रोजा नहीं 10 ओवर के मैच हो रहे हैं। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में मैं आपको एक बताऊं जो प्रोग्राम किया है कि आप में जिसने मसल ग्रोथ करनी है, टिपिकल बॉडी बिल्डिंग करनी है और मसल ग्रोथ की, उसे सिर्फ 2.25 घंटे एक्सरसाइज करनी है पूरे हफ्ते में। 2.25 पूरे घंटे हफ्ते? जी। अब इसको कैसे आपने करना है, उस 2.25 घंटे को आप मिनट्स में करें। आई थिंक 160 मिनट्स बनेंगे, 166 मिनट्स बनेंगे, 65 बनेंगे। इसको डिवाइडेड बाय
3 कर लें, यानी 3 रोज, डिवाइडेड बाय 4 कर लें और डिवाइडेड बाय 5 कर लें। बेसिकली आपने हफ्ते में मैक्सिमम 5 डेज एक्सरसाइज। यहाँ लोग ऐसे हैं जो 6-6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 7-7 दिन करते हैं, जी। जो कि बॉडी बिल्डिंग को नुकसान करता है, उल्टा आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा, ये एक्सरसाइज से मुराद आपकी कार्डियो भी है, सिर्फ वेट लिफ्टिंग? वेट ट्रेनिंग, ये मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग की, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की बात हो रही है, कार्डियो के एक अलग सेक्शन है इसके अंदर। बॉडी बिल्डिंग में कह रहा हूं जिन्होंने मसल ग्रोथ करनी है, मसल ग्रोथ के लिए पूरे हफ्ते में 2.25 घंटे एक्सरसाइज करनी है, और उसको आपने, अगर आपका टफ शेड्यूल है तो आप 1 डे ऑन 1 डे ऑफ, 1 डे ऑन 1 डे ऑफ करें, 3 दिन कर ले, जो मिनिमम है। लेकिन बेस्ट मेरे हिसाब से 4 डेज है या 5 डेज है। 4 डेज करें तब उसको आप डिवाइड कर लें उतने मिनट्स को कि आपने कितनी देर करनी है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज ओवर ट्रेनिंग में चली जाती है। अब ओवर ट्रेनिंग पे कोई डिस्कस ही नहीं करता। घंटों एक्सरसाइज करने से, ये ऐसे ही मिसाल है, एक बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता, क्या वो इम्तिहान से एक हफ्ते पहले 20-20 घंटे पढ़ेगा तो क्या वो टॉप कर लेगा? ऐसा नहीं होता, उसे पूरे साल पढ़ना है, क्योंकि जिस्म भी और दिमाग भी एक कैपेसिटी है, उतने टाइम में वो उतना ही रिस्पांस देगा जितना। इसी तरीके से खुराक का है। तो एक बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम कई घंटे क्या कई प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम महीनों कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कशन। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जो ये लोग बैठे हैं कोई सवाल लिख कर नहीं लाएंगे, जो अभी हमारे डिस्कशन में सवाल आएंगे वो सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नजमा अजीज़ है और मैं इस फील्ड में 13-14 साल से हूँ। बेसिकली मैं कंबाइन भी क्लास करवाती हूँ और फीमेल भी कराती हूँ। कंबाइन में मुझे इतने डिफ़िकल्टी फेस नहीं होता, बेसिकली मुझे लगता है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन फीमेल में एक चीज़ कॉमन है, जब उनको वर्कआउट करवा रहे होते हैं तो बेसिकली उनके डिफरेंट पार्ट होते हैं, कभी हार्मोन्स की वजह से तो लोअर उनका हाई होता है, और अगर उनको कुछ फीमेल्स को अगर हम थोड़ा वेट लगा के करवाना चाहे तो वो कहते हैं हमारे मसल बिल्ड हो जाएगा। देखिए, ये सारी मितें हैं, ये तो अभी भी फिर मित थोड़ी सी चेंज हुई हैं, लेकिन मित तो बहुत अजीब थी। कद छोटा रह जाना, जिस्म लटक जाना, ठीक है, बहुत सारे बातें थी। आप जो बात करें फीमेल्स के, डेफिनेटली फीमेल्स के इश्यूज डिफरेंट है। तो सर उनके लिए क्या करें, उनको कितने वेट से कराया जाए? नहीं, देखें, सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ अभी तक यही नहीं पता हैवी वेट और लाइट वेट। बेसिकली आप ये पूछ रही हैं ना? जी। ठीक है, हैवी वेट और लाइट वेट का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि जी 2 प्लेटें या 2 किलो लगा दिया तो लाइट हो गया, और अगर वो 100 किलो लगा दिया तो हैवी हो गया। नहीं, ये है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हैवी वेट वो कहलाता है, हर एक इंसान का हैवी वेट अलग है। अगर हम इस वक्त 5 लोग बैठे हैं, मेरा हैवी वेट अलग है, फिरोज का अलग है, वो बॉडी बिल्डर है, आपका अलग है। नहीं, बिल्कुल बॉडी वेट, जिस वेट के साथ आपसे मुश्किल से 12 से 15 रेप्स निकलेंगे वो लाइट वेट है, और जिस वेट से आपसे मुश्किल से 6 से 8 रेप निकलेंगे वो हैवी वेट है। अब इसको और समझें, ये तो हो गया आपको, मैंने ये समझा दिया हैवी वेट और लाइट वेट का फर्क क्या है। अब हैवी वेट किसको कहेंगे? ये मतलब नहीं है अगर कोई 200 किलो उठा रहा है तो हैवी हो गया। अगर एक आदमी 5 किलो से वेट उठा रहा है, इसको समझने समझा रहा हूं, और उसके मुश्किल से 6 से 8 रेप निकल रहे हैं, वो उसका हैवी वेट है, वो उसका हैवी वेट है। अब वही वेट जब शहरोज करेंगे वो तो हंसेंगे देख के कि यार ये तो मेरा वार्म अप वेट भी नहीं है, मैं तो इससे 100 कर लूंगा, तो इनका तो वो लाइट भी नहीं है। अब शहरोज जो है वो 100 kg से 12 रैप मुश्किल से निकालते हैं, वो इनका लाइट वेट है, वो इनका हैवी वेट नहीं है। इनका हैवी वेट वो होगा, अब ये चले जाते हैं 200 kg, जब ये 200 kg से 6 से 8 रैप मुश्किल से निकालेंगे वो इनका हैवी वेट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये देखना है, खवातीन को जो है वो हमने लाइट वेट रखना होता है। लाइट वेट का मतलब 1 प्लेट या 2 प्लेट नहीं है या 1 किलो नहीं है, मकसद ये उतना वेट जो मुश्किल से 12 से 15 रैप निकले। अच्छा, मैंने 12 से 15 क्यों कहे? अब एक ने देखा यार मुझसे 12 रैप तो निकल गए, हाँ आगे के 3 मुश्किल है, तो 3 निकाल ले, उसको रेजिस्टेंस हो। बेसिकली खवातीन आती हैं जिम के अंदर टोन करने के लिए, बॉडी टोन अप करने के लिए। तो वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, मसल नहीं बनता। जब आप वेट हैवी उठाएंगे, यानी वो वही बात आ गई, 6 से 8 रैप करेंगे हैवी वेट जो मुश्किल से निकलेंगे, और उसके साथ फिर आप वो डाइट लेंगे उस हिसाब से, तो आपका मसल ग्रोथ करेगा। वरना मसल ग्रोथ नहीं करता। बॉडी बिल्डर पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपना मसल बड़ा करने में। खवातीन कैसे पॉसिबल है कि वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे मसल बन जाएंगे? मसल नहीं बनेंगे अगर वो अपने डाइट को कंट्रोल करेंगी और वो अपनी एक्सरसाइज करेंगी, बिटवीन एक्सरसाइज सबसे मेन बातें नहीं करेंगी। हर खातून का, ये हर ट्रेनिंग करने वाले का, खासतौर जिसने टोन अप करना है, वेट रिड्यूसिंग करना है, उसको वेट रिड्यूस करना है, उसको अपना ये देखना है कि उस टाइम के अंदर उसने अपना टाइम पीरियड रखना है कि मैंने 40 मिनट्स में एक्सरसाइज खत्म कर। अब ये नहीं कि आपकी एक्सरसाइज है 40 मिनट्स की आप 1.5 घंटे में कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। और उसके साथ जो खवातीन के मसल ग्रोथ होते हैं या वेट होता है, वो कर क्या रही होती हैं? वो एक तो जो एक्सरसाइज है आधे घंटे या घंटे की है वेट ट्रेनिंग, और उसके साथ वो कर रही हैं तो 1.5 घंटे, यानी रेस्ट पीरियड ज्यादा दे रही हैं। उसके बाद वो डाइट करने नहीं, खा रही हैं सब कुछ, तो मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर वही एक्सरसाइज को वो 40 मिनट वाली की कोशिश करें मैं 30 मिनट में खत्म करूं, तो वो उनका स्पीड अप, उनका बॉडी टोन अप होगी, टोन होगी उनकी बॉडी, मसल ग्रोथ नहीं होगी।
ये गलत है। असल में लोग बेसिकली यूट्यूब देख के आ रहे होते हैं, हमें ये एक्सरसाइज भी करा दे, हमें वो भी करा दे, प्रोटीन लेते नहीं है, एक्सरसाइज, वही आपकी बात पे मैं एग्री करूंगी। एक्सरसाइज वो समझते हैं कि हम 2 से ढाई घंटे एक्सरसाइज करके बस चले जाओ और प्रोटीन नहीं ले रहे, और फिर जाहिर सी बात है उनको वेट कैसे लूज होगा। वेट तो तब आप प्रोटीन आपको अच्छा लेना ना, आप इनटेक अच्छा करें। बिल्कुल, देखिए प्रोटीन आपने एवरी 2 to 3 आवर्स बाद आपने लेना है, कुछ ना कुछ आपने खाना है, जिसके अंदर अगर आप टोन पे कर रहे हैं या वेट रिड्यूसिंग कर रहे हैं तो इसमें देखिए बेसिकली फॉर्मूला है थोड़ा सा। आपने अगर वेट गेन करना है तो आपका कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज़्यादा हो। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम में बिल्कुल ये बताऊंगा, मैं जिन चीज़ों के खिलाफ हूँ मैं बात करूंगा, एक अमूमन ट्रेनर्स बताते हैं जो पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा हुआ है कि कितने बॉडी वेट के ऊपर कितने ग्राम प्रोटीन हो, इतना चिकन पीस में इतने ग्राम प्रोटीन होता है, इतने अंडों में इतना ये होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, लोग डाइट नहीं करते, ये पॉसिबल नहीं है। कोई बैठ के अपना वेट तो कर लेगा लेकिन वो दिन भर अपने स्केल के ऊपर वो चिकन या फिश या अंडों को, उन्हें लगता है बड़ा मुश्किल काम है, तो कहते हैं ऐसे बेहतर करो ही नहीं। तो बेहतर ये है कि हम डाइट को आसान तरीके से बताएं। बेसिकली करना ये कि आपने जब वेट रिड्यूस करना है या टोन करना है बॉडी को, एनर्जी रखनी है आपने, तो उसके लिए एक तो आपने 5 मील्स खाने हैं दिन में, शॉर्ट मील्स। उसके अंदर आपके 70% प्रोटीन होना चाहिए और 30% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें आपके एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। अब अगर मैं सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की डेफिनेशन में जाऊंगा, वो हर एक को पता है, गूगल खोलें पता चल जाएगा। तो मैं आपको और आसान व्यूअर्स के लिए कर दूं कि चीनी है, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दुबला इंसान फिर भी चलो शुगर ले ले और एक्सरसाइज शुरू कर दे, बाद दफा भूखा होता है, लेकिन जो रिड्यूस होना है उसके लिए सही नहीं है ये। तो वो फ्रूट ले सकता है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो सीजनली फूड है वो आप खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेन्स हैं आपके पास, ठीक है, उनसे आप ले सकते हैं, आप राइस से ले सकते हैं, आप यहाँ से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने। दूसरे प्रोटीन, आपके जो प्योर प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपको देखा जाए तो वो गाय के गोश्त में, होल एग में। लेकिन जब आप अंडा पूरा खाते हैं जर्दी समेत, तो उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल और फैट भी चला जाता है, इसलिए हमें वाइट्स खाने को कहते हैं। अच्छा, 3 एग वाइट्स इक्वल टू 1 होल एग प्रोटीन तकरीबन बराबर होता है, ठीक है। अब गाय का गोश्त सबसे ज़्यादा प्रोटीन है गाय के गोश्त में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गाय के गोश्त के अंदर आपको वही फैट और कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हम चिकन, और चिकन में भी ब्रेस्ट पीस, वो भी 1.5 किलो से ऊपर की मुर्गी ना हो, जितनी बड़ी मुर्गी होगी उसमें फैट ज़्यादा होगा उसके गोश्त में। फिर हम उसके साथ मछली बोलते हैं, फिश, वाइट मीट, एग वाइट, ये प्योर प्रोटीन है। या आप अपना रेड बीन्स खा लें, मुख्तलिफ बीन्स खा लें, ये 3-4 सोर्सेज हैं आपके पास जो प्योर प्रोटीन है। अदरवाइज और भी हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से करना। दूसरी चीज़ कि एकदम एक अगर लेडीज़ ने एक्सरसाइज शुरू की है तो उनको एकदम डाइट पे नहीं लाए, फौरन नहीं लाए। उनसे कहेंगे पहले कुछ दिन आप एक्सरसाइज करें। होता ये है कि एक इंसान कोई डाइट नहीं करता, वो रोज़ाना चीनी भी खा रहा है, शुगर भी ले रहा है, रोटी भी खा रहा है, मगर उसकी कैलोरीज बहुत हाई हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा है, और एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ज़ीरो पे है उसकी। अब वो एक दिन जिम आया, वो चाहते हैं जो आपने कहा कि आज ही मेरी जो है वो आप एक्सरसाइज बहुत सारी करा दें, यानी आप फिजिकल एक्टिविटी एकदम हाई करते हैं और डाइट एकदम मेरी डाइट प्लान देते हैं, कर दें हम शुरू। अगले दिन से उन्होंने जी शुगर, अच्छा बहुत से ट्रेनर ये गलत करते हैं, उन्हें बोलते हैं जी शुगर छोड़ दें, रोटी छोड़ दें, तला हुआ छोड़ दें। भाई कैसे, एक बॉडी यूज टू है। रोज़ाना अगर आप पूछें, मैं पूछता हूँ जी आप चीनी, नहीं जी चीनी नहीं इस्तेमाल करते। चाय पीते हैं, हाँ जी चाय पीते हैं, कितने चाय, 1 का चम्मच चीनी। कितने कप पीते हैं जी, 3 कप पीते हैं। तो 3 चम्मच चीनी बॉडी को यूज़ करने की यूटिलाइज करती है और उसकी आदत है बॉडी को। कैसे आप एकदम शुगर स्टॉप कर दें? हाँ, ग्रेजुअली विद इन 15 डेज और 1 मंथ कम करें। उसके साथ भाई एक इंसान अगर रोटी खाता है, अब वो दिन में अगर 2 रोटी या 3 खा रहा है, एकदम रोटी कैसे बंद करा दे? उसको ग्रेजुअली बंद कराए। तो लिहाजा पहले उनसे कहें डाइट की तरफ ना जाएं, वर्स्ट जंक ना लें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, जैसे आपको तंदूर की रोटी से आप घर की रोटी पे आ जाएं। आप रोटी छोड़े नहीं, मगर तंदूर की छोड़ दें बिल्कुल, बहुत तले हुए के डीप फ्राई की जगह लाइट फ्राई पे आ जाएं आप। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करें अपनी डाइट को, और उसके साथ अपनी ग्रेजुअली एक्सरसाइज आप करें। और एक दिन में आगे जो शुरू कर देते हैं ना कि आज ही करा दें, ये सबसे बिल्कुल क्लाइंट करते हैं, ये हमें भी प्रॉब्लम आती है, मगर उसके लिए तरीका बहुत अच्छा है। उस क्लाइंट को ये समझा दें कि जी मैं तो कराने को आपको अभी बहुत एक्सरसाइज करा दूँ, लेकिन ये आपको तकलीफ होगी, फिर आप छोड़ भी ले दें जब पेन होगा, लिहाजा आप हफ्ते 10 दिन के बाद आहिस्ता से शुरू करें। उसके बावजूद अगर जिद करें तो फिर बेशक करा दें, वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं जी ट्रेनर तो हमें एक्सरसाइज ही नहीं करा रहा है। ना स्टूडेंट्स होते कहते हैं हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। बिल्कुल है। देखें जी, मैंने बताया, मैंने कैंसर के बाद शुरू की एक्सरसाइज, अभी करता हूँ। आपको मज़े की पता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, शुरू में ज़्यादा वेट उठता है, ज़्यादा एनर्जी होती है। जितने आप रेगुलर होंगे आपसे एक्सरसाइज कम होगी, वेट नहीं उठेगा, क्योंकि आपका जिस्म अब थकना शुरू हो गया। तो ये सोच के जी आपकी एनर्जी है, लेकिन उसके बाद जो पेन होता है, जो अमूमन बहुत से लोग जिम नहीं आते, नहीं यार जिम नहीं जा रहे हैं, बहुत दर्द होता है। दर्द होता है इसलिए
चाहे वो ट्रेनर कराए या आप खुद कर लें कर। या आप ट्रेनर को ज़बरदस्ती पीछे रख के कराएं। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन शुरू होता है मसल में। और खाली चलो आप कहोगे जी मैं पेन बर्दाश्त कर लूँगा, उसका एक नुकसान होता है कि बॉडी का मसल वो लॉक हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आर्म्स किए हैं या मैंने चेस्ट किया बॉडी के, तो कहते हैं ना हाथ सीधे नहीं हो रहे, बहुत से कहते हैं जी खलियाँ पड़ गई हमारे, तो वो क्या होता है, वो फिर आपके बहुत दिन रहता है, वो मसल लॉक हो जाता है, उसे खुलने में टाइम लगता है। तो लिहाजा कोई भी काम करना है, बेसिकली आप जिम जा रहे हैं मसल पे काम कर रहे हैं तो उसको फ्लेक्सिबल होना है। तो पहले लाजमी स्ट्रेचिंग वार्म अप करें और बिल्कुल लाइट वेट और हाई रेपिटेशन बिल्कुल ना होने के बाद कम से कम 15 दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें एक्सरसाइज में। फिर जब आप यूज टू हो जाएंगे, गाड़ी भी आपकी देखें ना, पहले गियर में आती है, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे। डायरेक्ट चौथे गियर में नहीं चलती बिल्कुल, आती। बिल्कुल। जब वो रनिंग में आ जाती है तो ऐसे ही इंसानी जिस्म है। अच्छा सुहेल भाई, ये एक्सरसाइज और रेस्ट का क्या रिश्ता है आपस में? बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि आपको जब आप एक्सरसाइज और रेस्ट समझें खुराक है, आपके मसल ग्रोथ होने की खुराक रेस्ट है। बॉडी बिल्डर को इसलिए कहते हैं जितना सोए बेहतर है, जितना सोए जितना आराम करे। इसलिए बॉडी बिल्डर्स के लिए एक चीज़ मशहूर है, अगर आप चल सकते हो तो दौड़ो नहीं, खड़े रह सकते हो तो चलो नहीं, बैठ सकते हो तो खड़े मत रहो, लेट सकते हो तो बैठे मत रहो, सो सकते हो तो जागो मत। जितना आराम कर सकते हो करो। क्यों? उसने वो अपनी सारी एनर्जी जाके जिम में निकालनी है। वही बात आ गई, उसने मसल को गेन करना है। तो वो अमूमन होता था, मेरे साथ भी होता था जब हम यंग थे, घर के अंदर अमूमन आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर जो होता है ना, जो बाकायदा जो प्रोफेशनल होता है, वो बड़ा काहिल होता है, वो काम नहीं करता, वो बिल्कुल पड़ा रहता है, सुस्त। वो कहता है जो करना है वो साइकोलॉजिकल होता है कि जो करूँगा शाम में जाके जिम में करूँगा, मैं क्यों एनर्जी ज़ाया करूँ। अमूमन घर में माँ बोलती है, मेरी वालदा बोलती है, घर में कोई काम है जो जैसे कुछ फर्नीचर इधर उधर करना है, कोई चीज़ उठानी है, कि भाई तुम उठा के रख दो, मतलब मैं नहीं कर रहा। तो कहने लगी फिर एक्सरसाइज क्या बॉडी बिल्डिंग आई लगा, मैं तो मजदूरी के लिए थोड़ी करता हूँ मैं एक्सरसाइज। बेसिकली कॉन्सेप्ट दिमाग में साइकोलॉजिकल होता है कि यार अभी मेरी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, मुझे तो शाम में जाके आज आर्म्स लगाने हैं, तो मेरी तो मैं थक जाऊँगा इसके अंदर। तो ये एक वजह है कि जो रेस्ट, अब उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है। अमूमन पहले ये होता था, नहीं पता था, तो जो पहले देखते थे बॉडी बिल्डर के मुंह पिचके हुए, कद छोटा रह जाना, सोते हैं नहीं, क्योंकि जब नींद पूरी करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, मसल की भी, बॉडी की भी, स्किन की, आपकी हड्डियों की, आपके बालों की। लेकिन वो नींद जब तक पूरी नहीं हो, जो आजकल की जनरेशन जो कि पूरी नहीं करी, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, वो रातों को जाग रहा है, मोबाइल ऑन रखा हुआ है उसने और डिस्टर्ब नींद सो रहा है, जिसकी वजह से ना वो चेहरे पे फ्रेशनेस है, ना वो परफॉर्मेंस है, चिड़चिड़ापन। नींद पूरी करना सबसे अहम चीज़ है, जो कि रेस्ट कहा जाता है। इसका बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है बात, सिर्फ सब लोगों के लिए। हर एक के लिए, मगर बॉडी बिल्डर होने का ना सुपर है, उससे ज़्यादा रेस्ट चाहिए, उसको तो 10 घंटे भी सोए। जिस तरह आप अभी गाड़ी की मिसाल दे रहे थे कि गाड़ी अगर आप 200 किलोमीटर चलाए जा रहे हो और उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और इवेंचुअली या तो उसका रेडिएटर या गाड़ी में कोई ना कोई काम आ जाएगा। बिल्कुल, देखें गाड़ी, आप अगर मैं थोड़ी बहुत गाड़ी गली मोहल्ले में निकाल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है कि यार पीछे जाना है, मैंने जाना है हाईवे पे दूर जाना है, मैंने मतलब दूसरे शहर जाना है, तो क्या करता हूँ मैं गाड़ी का हवा भी चेक करूँगा टायरों की, मैं उसका इंजन ऑयल भी चेक करूँगा, मैं रेडिएटर का पानी भी चेक करूँगा, मैं गियर ऑयल भी चेक करूँगा, मैं पेट्रोल भी चेक करूँगा, हर चीज़ चेक करके निकलूँगा ना। अगर कोई भी एक चीज़ कम सही नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है रास्ते में खड़ा हो जाऊँगा, गाड़ी मेरी प्रॉब्लम। यही इंसानी जिस्म है। आपने लॉन्ग टर्म चलना है फिटनेस में, आपने अपनी रेस्ट जो कि नंबर 1 है, 10 स्टेप है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊंगा सर 3 से 4 स्टेप जो कि ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो है बॉडी पॉस्चर, जो कि किसी को नहीं पता। आप खड़े कैसे होते हो, आप बैठते कैसे हो। अमूमन लोगों को आपने देखा होगा एक कंधा नीचे रख के खड़े होते हैं, उनका पॉस्चर ही टेढ़ा हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं पुष्पा जैसा। वो पीछे से, पुष्पा जैसा वो जो वो फिल्म तो पुष्पा खैर में। उसका है, लेकिन बिल्कुल बहुत से लोगों को देखोगे, आप देखोगे क्योंकि उनका स्टाइल खड़े होने का ऐसा होता है। बहुत से लोग ऐसे खड़े होते हैं रिलैक्स होकर, अपनी टमी निकाल के यूं बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़े होते हैं। उससे कहते हैं उनके बॉडी पॉस्चर ही ऐसा हो जाता है, पीछे से राउंड हो जाती है बैक उसकी। ठीक है, आपने जैसे हमारे एक इमरान खान जब एक स्पोर्ट्समैन है, मानता हूँ वो आज तक सीधे चलते हैं। क्यों? वो एक प्योर स्पोर्ट्समैन है अब तक वो, और अभी तक फिट है। तो इसी तरीके से जितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने, उन्हें पता हो कि हमें बैठना कैसे है। अब मैं इसकी जगह में ये बैठा हूँ और मैं यूँ बैठ जाऊँ, कितना फ़र्क है मेरे बैठने में भी अजीब लग रहा हूँ। मेरी आदत जब बन जाएगी मैं हो ही यूँ ही जाऊँगा। जैसे मैं यूं बैठता हूँ लेकिन बहुत देर से मैं सीधा बैठा हूँ, लेकिन तो आप सीधे, आपको कुशर से प्रॉब्लम होगी। प्लस मैंने देखा बहुत से लोग अपनी टमी छोड़ के खड़े होते हैं। बिल्कुल। आपके अगर टमी हैवी, उसे अंदर खींच के खड़े हो जाए, ये नहीं कि आप यूं करके अकड़ के खड़े हो जाएं। उससे क्या होगा, आपको कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है बॉडी पॉस्चर, नंबर 1। दूसरा है आपका रेस्ट, 8 आवर्स स्लीप, मिनिमम 7 to 8 आवर्स डीप स्लीप। डीप स्लीप। बिल्कुल गहरी नींद, मोबाइल ऑफ करके आप सोएंगे। ठीक है, तो आपकी
4 से 5 घंटे बाद जब आप सोते हैं, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम उर्दू में हराम मगज़ कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें को हम ग्रोथ हार्मोन्स कह लें आप, जो आपकी मसल्स बनाते हैं, आपके हड्डियों बोन्स के लिए अच्छे हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए अच्छे हैं, नाखून, पूरी बॉडी को बनाते हैं वो हार्मोन्स, वो चंद सेकंड के लिए रिलीज होते हैं और एज के साथ साथ वो बनना कम हो जाते हैं। आपने सुना होगा क्या कहते हैं यार, वो बच्चा देखा होगा जो ग्रोइंग एज में होता है सोता ही रहता है, वो उठता है, दूध पिएगा, सोएगा, जितना छोटा, जितनी उम्र बढ़ती है उसकी नींद कम होना शुरू होती है, लेकिन फिर एक जवानी तक नींद आती है कि लोग बोलते हैं ना कि यार जवानी की नींद है। अब तो खैर जवान सोते ही नहीं है, तो इसलिए जवानी नजर नहीं आती, क्योंकि जवान सोते नहीं है, मोबाइल में लगे हैं, वो नींद नहीं पूरी करते, उनके चेहरे पे वो जवानी ही नहीं है। उन्हें पहले कहते थे यार जवान है, वो कहा यार जवानी की नींद। हमें याद है हम जब सोते थे एक्सरसाइज करके आके तो 12-12 घंटे सो रहे हैं, वालदा बोलती क्या कोई नशा करके सोए, उठो भाई। सोते रहते थे पड़े। तो ना कभी स्टीरॉइड्स थे उस वक्त, ना कोई मेडिसिन, ना कोई सप्लीमेंट, कुछ नहीं था, नेचुरल पे थे हम लोग, वजह के नींद पूरी करते थे, ना मोबाइल था। अब आजकल ये सबसे बड़ा मसला आ गया। दूसरी बात ये कि आपको फिर खाते क्या है, आपकी डाइट क्या है। आपने दिन में 5 मील मिनिमम खाना है। एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जी हमने वेट कम करना है तो भूखे रहें और वेट गेन करना है तो कुछ भी खाएं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मिथ है। वेट कम करना है आपने तब भी आपने 5 दफ़ा खाना है और वेट गेन करना है तब भी 5 दफ़ा खाना है। लेकिन वेट कम करने में भी दोनों सूत्रों में एक फॉर्मूला है कि जो भी कुछ खाएं विद इन 2 और 3 आवर्स आपको डाइजेस्ट होना चाहिए, आपको भूख लग लेनी चाहिए। अब अगर मैं एक पराठा खा के बोलता हूँ सुबह हलवा पूरी खा ली, पराठा खा के निकल गया, शाम तक भूख नहीं लगती, तो कोई हेल्दी खाना नहीं है वो। आप वो डाइट लें। अब मैं जो डाइट लेता हूँ सुबह के अंदर, वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलेंगे कि मैं तो पूरे दिन में इतनी कैलोरीज लेता हूं, मैं सिर्फ नाश्ते में ले लेता हूं, लेकिन वो मेरा नाश्ता ही ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम घंटे 1.5 घंटे बाद मुझे फिर भूख लग रही होती है। उसकी जगह मैं 2 हलवा पूरी खा लूं या 1 पराठा खा लूं तो ये शाम तक भूख नहीं लगेगी। वेट गेन और वेट रिड्यूसिंग में दोनों में ये, अगर भूखे रह के कोई दुबला होता, दुनिया में कोई मोटा नहीं होता और घर का बजट भी कम होता। अच्छा, मेरी और आपकी एक दफ़ा बात हो रही थी, आपसे मैंने बोला था कीटो डाइट के बारे में पूछा था, तो आपने मुझे बोला था डाइट पकौड़ा डाइट भी हो सकती है, याद है आपको? क्या सिर्फ पकौड़े खाते रहे? बिल्कुल, देखें वो बनाना डाइट थी, बनाना डाइट थी जो आपने मुझसे सवाल किया था। उसके बाद वो एटकिन की डाइट आई थी ना, बनाना डाइट। आप बनाना डाइट के, आप मैंगो डाइट कर लो, आप पकौड़ा डाइट कर लो, एक ही चीज खा रहे हो, सुबह दोपहर शाम वही खाए जा रहे हो बस। तो भाई एक बैलेंस डाइट होती है जिससे काम होता है। अब ये जो आपकी कीटो डाइट है, इसमें क्या है, मैंने शुरू में मैंने खिताब किया इसमें, एक तो उसके अंदर फैट बहुत खिला रहे हैं, आपने देखो ना, जो मक्खन, असली घी और ये सब चीज़ें। कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई फिजिकल एक्टिव नहीं है और वो खाए, ठीक है वो एक ही चीज़ खा रहे हैं ना, उस पर फोकस किया, वो एक कोई प्रोडक्ट उठा लिया, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, वेट वक्ती तौर पर, लेकिन उससे मेडिकल इश्यूज जो होंगे, जो बहुत से लोगों को हुए। ऐसे ही जैसे वो आई थी 42 डेज चैलेंज आई था, उसके अंदर सिर्फ लाइन से लोग इतने सारे खड़े उछल रहे हैं। भाई मेडिकल इशू देखो, वेट कितना है, जॉइंट पे लोड आता है, पहले उसको उस काबिल तो बनाओ। फिर वही मिसाल आ गई मेरी कि गाड़ी है, अगर आप जा रहे लॉन्ग ड्राइव पे तो आप उसके जंप भी चेक करोगे, यार अगर मेरा जंप तो खराब नहीं है, कहीं बदला कहीं जंप भी टूट जाए मेरा। तो इंसानी जिस्म भी यही है कि इंसानी जिस्म की हर चीज़ देखनी है। एक इंसान है, उसका ओवर वेट है, उसको पहले फिट करना है, उसका वेट सेट करना है, उसके बाद उसको ऐसी एक्सरसाइज है जिससे जंपिंग हो, ना कि उसके जॉइंट में पेन शुरू हो जाए। वेट तो कम हो गया। अब अगर 100 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 42 डेज चैलेंज में, कुछ को तो फर्क आएगा सब, लेकिन उसमें मेडिकल इशू जिनके आ रहे हैं वो हाईलाइट नहीं होते। हाईलाइट वो होते हैं जिनको रिजल्ट आ रहा है कि जी वेट कम हो गया। उसके अलावा दूसरा मसला सबसे बड़ा आता है कि 42 डेज चैलेंज कर लिया, अब पूरी जिंदगी तो चैलेंज नहीं चलाओगे। काम वो करो जो आप पूरी जिंदगी, क्योंकि एक्सरसाइज और फिटनेस फॉर होल लाइफ ये वक्ती नहीं है कि आपने एक लिया टारगेट बस अब मैं जिंदगी भर ऐसा रहूंगा। आपने करते रहना। हाँ, शुरू में शायद ज्यादा करना पड़े, 2-4 महीने जब आपको टारगेट मिल जाए, उसके बाद आपने उसे मेंटेनेंस तो करनी है ना। लेकिन आप कैसे करोगे जो ये चैलेंजेस लेते हैं आप? तो मेरे नजदीक ये भी एक मतलब प्रैक्टिकली बॉडी पे अचानक प्रेशर भी आ जाता है आपकी, कि बॉडी रिकग्नाइज ही नहीं कर पाती कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं बाय प्रोफेशनल एक जिम मैनेजर हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी रह चुका हूँ। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और हमारे यहाँ जो जनरेशन है सर, जिम ज्वाइन करते ही सबसे पहले क्या गलती करते हैं? स्टार्ट के 30 डेज उनको क्या करना चाहिए? 30 डेज में देखें, सबसे चाहे वेट गेन है, चाहे वेट रिड्यूस है, चाहे फिटनेस है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से शुरू के 15 दिन, मेरे से कोई पूछेगा तो खैर कुछ नहीं, मैं तो बोलता हूँ आओ खेलो कूदो और जाओ। आके मत सोचो कि मैंने आके हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ हासिल करा। आओ पहले यूज टू बनो जिम आने के पहले। देखो हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, जिम के माहौल को समझो, एक यूज टू बनो वहाँ पर आके। और फिर उसके बाद 10-12-15 दिन बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को सही करें। एक रात में डाइट भी चेंज ना करें, ना एक रात में ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू करें। अब इसके अंदर मुख्तलिफ है, जिसने वेट गेन करना है उसका अलग है, जिसने मसल गेन करना है उसका अलग है, बॉडी बिल्डर्स का अलग है, वेट रिड्यूसिंग वालों का अलग है, किसी का मेडिकल इश्यूज है उसका, सबके अलग अलग डाइट
अलग एक्सरसाइज और अलग सब कुछ। सर एक और सवाल है, आजकल सर जो हमारे पास जो जेनेटरी आ रही है वो सोशल मीडिया से काफ़ी मुतासिर होके और ट्रेनर को हायर नहीं करते हैं। जस्ट लाइक वो कहते हैं कि नहीं हम ट्रेनर के बिना करते हैं, और फिर वो कुछ डेज ही ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं जिम, उसके बाद वो चले जाते हैं। जब उनसे फीडबैक लिया जाता है तो जैसे अभी आपने कहा कि उनको इंजरी हो जाती है, उनके साथ इश्यूज़ हो जाते हैं सर, वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते फिर। बिल्कुल एजाज, मैं आपको एक बताऊं, ये प्रोग्राम और ये शो करने का मकसद ही यही है। और ये शो मैं सिर्फ अपने लोगों के साथ शो ना करता, मेरे जहन में ये था कि मेरा जो स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रांचेज हैं, चेन है पूरी गेट स्मार्ट के नाम से, तकरीबन 150 के करीब हमारे ट्रेनर्स हैं, फ्रीलांस भी हैं उसमें, वैसे भी हैं। मैं समझता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे भी जिम में जो ट्रेनर्स हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं। क्वालिफाइड मतलब मेरा ये होता है जिन्हें ये पढ़ाया गया हो। अब ट्रेनर कैसे बन गए, बॉडी बिल्डिंग का मसला ये है या फिटनेस का कि एक बंदे की जिस्म अच्छा है, फिट है, स्मार्ट है, मसल है, सिक्स पैक्स बने, वो ट्रेनर उससे चाहे आता जाता कुछ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर उसी से अट्रैक्ट होंगे और वो चाहे गलत भी कराएगा, कहेंगे सही करा रहा है। उसके बनस्बत एक वो आदमी जो फिजिकल फिट नहीं है, तो मेंबर ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो खुद फिट नहीं है, हमें क्या कराएगा। जबकि दुनिया में ऐसा होता है, ये वो मिसाल हो गई कि कितने बड़े बड़े टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं वो उनके स्टूडेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, बहुत दुनिया में नाम करते हैं, वो नहीं कर पाता। तो पढ़ाने एक अलग चीज़ है। हर पढ़ा लिखा आदमी ज़रूरी नहीं अच्छा ट्यूटर भी हो, तो हर बॉडी बिल्डर या हर फिटनेस ट्रेनर अच्छा ट्रेनर नहीं हो सकता जब तक उसको ये आजकल की चीज़ें बेसिक्स ना पता हो कि उसे बेसिक यहाँ बेसिक पता ही नहीं ना। प्रॉब्लम इस प्रोग्राम का मकसद ही हमारा ये कि आवाम में जो फिटनेस वाले हैं उनको भी अवेयरनेस दें और ट्रेनर्स को भी, चाहे वो मेरे जिम के ट्रेनर हो या पूरे पाकिस्तान के हो, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज को उठाना है तो हमने सबके लिए बात करनी है। देखें, अच्छे मैनेजर के असल में आप ये बताओ, आप मैनेजमेंट देखते हो, आप भी जिम में हो, आप भी जिम के हो, रिलेटेड हो, मुझे एक आप लोग जवाब दो, जिम किसकी वजह से चलता है? यानी अगर कोई जिम आता है, मैंने ये सवाल कई लोगों से किया, अभी तक तो किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। जिम सबसे पहले सबसे अहम किरदार एक जिम में किसका है जिसकी वजह से जिम चलता सफाई है? वाले। मैं बता चुका हूँ फिर आपको। ये आपका इंटरव्यू देखा था सर, अच्छा, उसमें आपने इंटरव्यू देखा था। देखें, मेरे नज़दीक सबसे पहला काम जो जिम चलता है वो चलता है सफाई वाले की वजह से। अच्छा सफाई वाला हो। अब आप देखें, लॉजिकली बात समझें, एक बंदा आ रहा है, चाहे पुराना मेंबर नया हुआ, तो सबसे पहले सफाई देखेगा ना, जो सही मेंबर होगा कि नहीं यार जिम बड़ा साफ सुथरा है, या साफ जो रहे पुराने हैं वो भी देखते होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? उसके बाद आता है रिसेप्शनिस्ट। ट्रेनर वेनर तो सब बात की बातें हैं, रिसेप्शनिस्ट आता है। अब रिसेप्शनिस्ट हो, खुद शक्ल हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, खुद शक्ल हो, गुड वेलकम करता हो, ठीक है। यही प्रोग्राम का मकसद ही यही, मैं सबको अवेयरनेस कि एक हंस के वेलकम करे, सर कैसे हैं, बैठ के नहीं बैठे। मैंने देखा है मेरे भी जिम में ऐसे है, मैं अक्सर कैमरे में देखता हूँ, फिर मैं समझाता भी हूँ, डांटता भी हूँ, वहीं बैठे बैठे मेंबर को बोल देते हैं जी सर एंट्री कर दें। अरे भाई, आपको एक मेंबर है, आप खड़े हो, उसको खड़े होकर उसको वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप, और उसके बाद जी सर, उसके बाद, ताकि उनको जी हमें गुड वार्म वेलकम हुआ, एक हंसता हुआ चेहरा मिला। ये ना हो कि ख़वातीन मैंने अभी अक्सर देखी कि रिसेप्शन में बैठी हुई होती हैं वो इबलीस की बेवा की तरह, बिल्कुल मुंह पे ना कुछ किया हुआ, या फिर वो इतना मेकअप की हुई होती हैं कि बंदा डर जाए। दोनों गलत है। अब एक आपका फेस बड़ा स्माइलिंग फेस हो, बंदा बैठा है वो बीवी से लड़कर आया है, रिसेप्शन में बैठा है, हाँ जी फीस दे रहे हो दे, वरना फिर नहीं। अरे यार ऐसे नहीं होता बात। आपने सबसे पहले मैनेजमेंट में, दूसरा हो गया रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे आता है कंसल्टेंट, जो कि मैनेजर भी हो सकता है, कंसल्टेंट खाली भी होता है। बड़े जिम होते हैं तो वो कंसल्टेंट अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, लेकिन बेसिकली कंसल्टेंट आता है मैनेजमेंट के अंदर। अब वो मेंबर्स के साथ पूछेगा कि भाई आपके क्या रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो हल कराए, उससे पूछे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रेनर आपको सही तवज्जो दे रहा है, क्योंकि अंदर ट्रेनर अमूमन क्या कर रहे हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, या कोई फ्रेंड आ गया तो उसको करा रहे हैं, या अगर कंबाइंड जिम में अगर कोई अच्छी लड़की आ गई तो उसके बहुत से ठरकी भी मैंने किस्म के ट्रेनर्स देखे हैं लगे हुए उसी के साथ, भाई और भी लोग हैं। तो ये दूसरा मेंबर जो है ना उससे इरिटेट होता है। फिर आपके जिम में कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई बॉडी बिल्डर आ गया, कोई पॉलिटिशियन आ गया, अब सबको छोड़ के सब उधर लग गए। मेंबर्स को अगले को अपने आप को फील होता है कि यार मैं फिर कुछ नहीं हूँ, यही। अब चाहे वो जाहिर है कोई सेलिब्रिटी आता है किसी के यहाँ तो वो फीस भी नहीं दे रहा होता अमूमन तो, लेकिन आप उसको तवज्जो उतने दे रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक माहौल को ख़राब करती हैं। इसमें एक कॉमन चीज़ मैं बताऊंगा, अभी मोची मोड़ वाली ब्रांच में जब मैं था, मैं ऊपर जाता था फ्री वेट एरिया में, तो वहाँ वेट फैला हुआ है, तो बोलने के हजर भाई हम बोलते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा एक बात बताओ, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कह रहा अभी देखिए मैंने से बोलता मुझे मना कर देंगे। वो गया, मैंने कहा जाओ जरा बोलो, उसने बोला, उसने वाकई मना कर दिया कि गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला जब बंदा, और मामू जान अगर मैं गलत बोलूँ तो आप बताइएगा, कि जब वेट उठाता है तो अपनी एग्रेशन लेवल अगर उसका 20% है तो 80% पे चला जाता है। जब
वेट ट्रेनिंग कर रहा है और वो उस एग्रेशन लेवल पे ये एक माहौल में है, और उस वक्त जाकर मैं उसको बोलूंगा सर वेट जगह पे रख दीगा, ये वेट आपने उठा के नहीं रखा, उसका क्या तरीकेकार होगा कि उससे किस तरह कम्युनिकेट करें कि वो अग्रेसिव भी ना हो और वो वीडियो अपनी जगह उठा के रख दे। देखो, जिम के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि आपने एक माहौल को कंट्रोल करना है। और हम पाकिस्तानियों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अगर सामने वाले को ये एहसास होगा ना कि इसमें मेरा कोई फायदा है, वो काम नहीं करेगा, तो लिहाजा उसको उसका फायदा बताओ। मिसाल के तौर पर टॉवल, एक टॉवल होना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लाते नहीं है, पसीना टपक रहा है, फेंक रहे हैं, इरिटेट होते हैं। दूसरा मेंबर बाज ये कहते हैं कि जी हमें तो पसीना आता ही नहीं। भाई आपको नहीं आता, आप उसको बताओ जी हाइजेनिक नहीं है ये मेंबर, पिछला अगर जोड़ के गया उसकी वजह से स्वेट लगा हुआ है, अगर आपको लगेगा, आपको भी अगर उसको कोई डिजीज़ है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बेहतर है। च्युइंगम खा रहे होते हैं, च्युइंगम अमूमन फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, किसी के बालों में चिपक जाती है, किसी के कपड़ों में चिपक जाती है, तो उनको बताएं। मगर अगर आप ये बताओगे तो नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे जी च्युइंगम इतनी खतरनाक है, दुनिया में केस हो चुके हैं कि आप एक्सरसाइज करो, खासतौर पर लेट कर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी ब्रीथ ज़्यादा होती है, इनहेल एक्सेल करते हो, उसके अंदर बाज़ दफ़ा आपकी जो च्युइंगम है वो जाके आपके हलक में फंस जाती है, सांस की नाली में चढ़ जाए, जो डेथ भी हो चुकी है आप। तो आप ये बताएं उनको कि भाई इसमें आपका फायदा है। अब ड्रेसअप नहीं होके आते बहुत से लोग, ठीक है, वो चप्पल पहन के आ गए, आप बोले सर आज मैं आपको इजाजत दूं, कल मुझे 6 और को इजाजत देनी पड़ जाएगी। उससे क्या होगा, माहौल, ये माहौल हमने आपके लिए बनाया है, आपको ये सब मेंबर्स को बताना पड़ेगा, और इस तरीके से कि जैसे उसका फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। तो ये बहुत साइकोलॉजी, क्योंकि जिम चलाने के लिए खासतौर पर मैनेजर को, क्योंकि देखें जिम के अंदर एक तो रोजाना आ रहा है एक आदमी, डेली आपको फेस करना है। किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं जाएं, वहाँ तो आज आया, पता नहीं अगली दफ़ा आए नहीं आए तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसको आपको रोज़ फेस करना है आप, और हर एक का मिजाज अलग है, हर एक की चीज़ें अलग है, तो आपको उसको मेंटली तौर पे हैंडल करना पड़ेगा, उसमें पॉलिटिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको मेंबर को लेके चलना होगा। अदरवाइज अगर आप बहुत ही ठंडे दिमाग के हैं, आप कुछ कहते नहीं है, तब भी मसला आएगा, सब सर पे चढ़ जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा सख्त है तब भी गलत है। मकसद ना इतने कड़वे हो जाएं कि कोई आपको थूक दे, ना इतने मीठे हो जाएंगे निगल जाएं। तो मैनेजमेंट ऑलवेज के जाएं और जाके देखें, और कोशिश करें कि मैनेजर जो है वो ट्रेनर से कहलवाए, चाहे वो फीस लेनी है, चाहे वो कोई भी काम, चाहे वेट रखवाना है, वो सब पहले करें, और उसको बताएं ये देखें वेट फैला होगा, आपके लिए प्रॉब्लम है, जगह पे नहीं मिलेगा, सब ये करेंगे। तो जब समझाएंगे आई एम श्योर कि वो मेंबर फिर समझेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक स्टाफ को कैसे डील कर सकते हैं सर जिनको डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो नहीं, वो जाता क्या करते हैं सर? जो आपकी बुराइयां करते हैं। है? नहीं बुराई नहीं, तो बुराइयां तो नहीं होगी, वो मगर सुनते नहीं है। सुनते ही नहीं है सर, जैसे वो अपनी आप उनसे अपनी बात मनवा नहीं सकते। ये बिल्कुल पूरी दुनिया में बड़ा मसला है। नहीं, मसला है ये, बॉडी बिल्डिंग में बड़ा मसला है, ट्रेनर का बड़ा मसला है, क्योंकि ट्रेनर अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा सलमान खान या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होता है। वो कहता है जी मुझसे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं। मैंने आजकल तो ये देखें, आजकल के बच्चे, रिसेंटली अभी एक ट्रेनर अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा, बारिश दाढ़ी थी, उसको बोला मैंने फलां जिम से छोड़ा कि वहाँ पर ज़रा माहौल अच्छा नहीं था ये वो, लेकिन वो ट्रेनर अपने आप को इतना समझता था, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, और उम्र में भी इतना छोटा। मेरा बेटा आप मेरे ख्याल से कितने, मेरे ख्याल से बताया था तो 5 साल का था, तो मैंने पहले ही जिम खोला था। तो वो बात ऐसे मुझसे भी ऐसे करता है, मुझे सिखा रहा है, मुझे समझा रहा है, सिखा रहा है, तो मैं खैर हंसता ही था। तो प्रॉब्लम इसमें यही है कि बॉडी बिल्डिंग फील्ड है, देखो बॉडी बिल्डर या फिटनेस है खुद पसंदी है, खुद पसंद होते हैं, ठीक है, उनको ये लगता है जी हम जो है ना तो वो सुनते नहीं है। इसी वजह से इस फील्ड के अंदर अगर जो ओनर जो जिम खोल रहे हैं वो नाकाम कौन हो, जिम बहुत खोल रहे हैं, और जो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता, लोग समझते हैं कि जी मैंने पैसा लगा दूंगा, ट्रेनर आएगा जिम चलाएगा, मैं कमाऊंगा। नहीं, ट्रेनर आएगा, वो सबसे पहले जब आप उससे जिम बनवाओगे वो आपको बताएगा जिम बनेगा 50 लाख का, उसमें 10 लाख तो वहीं आपको कमा लेगा, वो अपना कमीशन ले लेगा जिससे सामान आपको दिलवाएगा। उसके बाद वो जिम चलाएगा, उसके 10-12 मेंबर आएंगे जिनसे वो अलग से पैसे भी लेता है, तो 50,000 लाख रुपए वो लेता है तनख्वाह, आप उसे 40-50,000 जो भी दो। अब आपका तो फायदा हो नहीं रहा। अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम, लिहाजा जिम ओनर के लिए खुद ट्रेनर होना जरूरी है। लिहाजा जो भी जिम खोले, मैं ये समझता हूँ उसको पहले जिम की हाउ ना हो, खुद एक्सरसाइज करा हुआ हो। ये वो बिजनेस नहीं है कि आप खोल कर कोई 2 ट्रेनर बिठा दोगे वो आपको कमा के देंगे, कोई किसी को कमा के नहीं देता। इसी वजह से जिम खुल भी रहे पाकिस्तान में जिस स्पीड से, उसी स्पीड से रोजाना बंद भी हो रहा है। और खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे बाहर यूरोप में गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है जिम्स को, यहाँ तो टैक्स लगा हुआ है। अभी हम गवर्नमेंट से इसी बात है, आपको पता है यहाँ पर इम्पोर्ट वाहिद मुल्क है जहाँ पर इसको फिटनेस को लग्जरी में लिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप $50,000 का सामान मंगवा रहे हैं तो $50,000 उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, उस पर जिसमें ड्यूटीज वगैरह है। सबसे आरडी एक होती है कस्टम की, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से ही बात करेंगे। आरडी जो होती है रेगुलेटरी ड्यूटी कहलाती है, जो कि कस्टम उन प्रोडक्ट्स पे लगाता है जो पाकिस्तान में बन रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फर्नीचर बनता है, पाकिस्तान में जब फर्नीचर बन रहा है और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट करोगे तो उस पर आरडी लगेगी कि भाई आपके पास बहुत पैसा है जो आप पाकिस्तान से बाहर मंगवा रहे हैं। अपनी इंडस्ट्रीज को आपने बूस्टअप देने के लिए आप फिर उस पर आरडी लगाते हो कि ठीक है, फिर
आप इतनी एक्स्ट्रा ड्यूटी दें, मंगवा लें बाहर से आप फर्नीचर, ताकि महंगा पड़े आपको। अब ट्रेडमिल, मैं तो बोलता हूँ इक्विपमेंट भी चंद एक के अलावा कोई अच्छे इक्विपमेंट नहीं बना, लेकिन खास तौर पर ट्रेडमिल कार्डियो चीजें सबसे ज्यादा ड्यूटी इन पे है, और जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। RD 20%। किस बेसिस पे लगाई गवर्नमेंट ने, कोई इसके पीछे क्या कार्डियो मेडिकल में नहीं आता? नहीं, कार्डियो मेडिकल में नहीं, मेडिकल में टेस्ट के लिए सही है आपका ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, उसके अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली, लेकिन ये उसमें नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल है, मोस्टली फीमेल्स में होता है कि अगर उनको नीज इश्यू होते हैं तो वो लोग आते हैं, पहले कहते हैं आप हमें ना स्टार्ट फर्स्ट डे से ट्रेडमिल करवाए, लेकिन ये कि हम तो उनको बहुत गाइड कर रहे होते हैं कि ट्रेडमिल आपके लिए सही नहीं होता, लेकिन वो अपना माइंड सेट करके आते हैं कि हमने तो हमेशा से किया हुआ है। नहीं देखें, सबसे बड़ी बात ये, ऐसे मिसाल ले लें आप, अगर एक जिस्म है और उसका वेट जो मेडिकली वेट उसको अगर है, अगर हम निकालते हैं उसका हाइट, एज और उसके हिसाब से, तो लेट सपोज का 65 kg बनता है कि मैक्सिमम 65 kg, और उसने 85 kg वेट है, यानी वो 20 किलो ज्यादा उसके जॉइंट पे लोड आ रहा है। अब कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा उछलने कूदने की या उसकी ट्रेडमिल की, मैं अपनी मिसाल दे दूँ अभी इत्तेफाक से, मेरा भी वेट तकरीबन 100 के करीब हो गया। मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ काफी दिन, मैं तो वैसे वॉक कर रहा था, अभी कुछ अर्से ट्रेडमिल कर रहा हूँ। मैंने ये अभी 3 दिन पहले अपनी ही चीज पे नहीं चला तो हुआ, तो मैं ट्रेडमिल जरा जज्बाती होकर ना, मैं वो 7 पे आ गया था। मुझे ये टारगेट था कि जी मैंने 3 मिनट के पहले, मैं जब शुरू की थी तो 3 मिनट में 1 किलोमीटर कर पा रहा था, बहुत स्लो। तो ज़ाहिर है बहुत वीकनेस थी कैंसर के बाद, होते होते अब मैं तकरीबन 35 मिनट में 3 किलोमीटर करने लगा था। मुझे और शौक हुआ तो मैंने, नहीं अब मैं 3 मिनट के अंदर करूंगा। मैंने 2-3 दिन करा, 7 पे ले गया, तेज वॉक की। उसका नतीजा क्या हुआ, 4 दिन बाद मेरे लेफ्ट नी में पेन होने लगा, बहुत पेन होने लगा। तो मुझे ख्याल है, मैंने यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा स्पीड पे कर रहा हूँ। अच्छा, उसका भी तरीका ये है कि आप स्लो शुरू करें, आखिरी के 5-7 मिनट आप तेज कर लें, फिर स्लो कर दें। डायमंड साइकिल चलती है कि आप पहले स्लो से स्पीड पे जाएं, फिर वापस स्लो आए। एकदम स्पीड पे जो बहुत से करते हैं, या एकदम ट्रेडमिल बंद कर देते हैं, वो भी गलत। वो आपका हार्ट एकदम पंप कर रहा है और एकदम, अमूमन सुना होगा कि जी ट्रेडमिल करते हुए हार्ट अटैक होता है। वो होता ये कि आपकी बॉडी के अंदर अभी वो फ्लो नहीं है वेन्स में। मुझे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है और मैंने आज से ट्रेडमिल में भागना शुरू कर दिया, वो खतरनाक क्यों है? ये ऐसे मिसाल है, अगर एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर काफी अरसे से खड़ी है, अंदर उसकी इंजन के अंदर या उसके अंदर उसके जंग आ गया और आप गाड़ी एकदम उठाते एकदम स्पीड से भगाएं, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑयल सर्कुलेट नहीं कर रहा है। ऐसे ही आपका ब्लड जो है वो एक ऑयल का काम करता है। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है क्योंकि आप फिजिकल एक्टिव और आपने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया और आपने बस जिम चले गए कि नहीं यार बस मैंने वेट कम करना, और आपने जाके रनिंग शुरू कर दी, तो उसमें अमूमन लोगों को पसीना बहुत आएगा, हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि हार्ट को आदत नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि स्लो शुरू करो। अच्छा, कैलोरी बर्न वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा होता है या कार्डियो में? कैलोरीज बर्न जब आप कार्डियो करते हैं, एनी टाइप ऑफ कार्डिक एक्टिविटी हम उसको कहते हैं जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे हम कार्डिक एक्टिविटी कहते हैं। वो चाहे स्विमिंग है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे वॉक है, चाहे वो आप कोई भी ऐसा डांस करें आप जिससे आप कंटिन्यूस एक काम करने से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं कार्डिक एक्टिविटी, इसलिए हम कार्डियो कहते हैं उसे। मगर कार्डिक एक्टिविटी का क्या है, जब तक आप कार्डिक एक्टिविटी कर रहे हैं तब तक आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तब तक आपको वो प्रोसेस चल रहा है कैलोरीज बर्निंग का। आप रुक गए, उसके तकरीबन 20-15 मिनट से आधे घंटे तक आपकी मेटाबॉलिज्म हाई होता है, कैलोरीज बर्न हो रही है बॉडी के अंदर उसके तरह है। लेकिन वेट ट्रेनिंग वाहिद ऐसी चीज है जो 24 आवर्स आपकी कैलोरीज बर्न होती है। अच्छा। ये मिथ है लोगों की कि जी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम हमारे मसल निकल आएंगे, छोड़ देंगे, मसल बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की और पूरी बॉडी करें, तो आपके हर मसल को यूज है, स्पेशली वो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे, अपने क्लाइंट्स को बनाया, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरा मसल एक्टिव होगा, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, थाई, मेरे काफ, चेस्ट। अब मैं 24 घंटे वो मेरे मसल को अब कैलोरीज चाहिए, जो मेन कैलोरी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मसल के लिए चाहिए होता है, तो आपको शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू शुगर बॉडी के अंदर होती है। लेकिन जब आप बाय माउथ रोक देंगे, अगर एक शुगर पेशेंट है जो बाय माउथ उसने रोक दिया और वो एक्सरसाइज करे, तो 24 आवर्स उसके मसल को चाहिए शुगर, उसको ग्रोथ के लिए आपको ना, या उस मसल को एक्टिव रहने के लिए, एक्टिव हो गया तो उसके लिए क्या होगा, वो कहेगा ठीक है बाय माउथ नहीं दे रहे, आपके ब्लड में बहुत शुगर है, मैं वहां से कंज्यूम, तो आपकी शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके जो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वेट ट्रेनिंग से आपकी, हाँ वेट कम नहीं होगा। अमूमन लोग वेट देख रहे होते हैं, अब मेरा वेट 100 kg, कल ही मुझे किसी ने बोला यार आपका 100 नहीं 85-90 नजर आता है। बेसिकली जो फैट होता है उसमें वेट कम होता है। आप कल चले जाएं किसी गोश्त की दुकान पर, उसे बोले मुझे 1 किलो चर्बी निकाल के दो, वो इतनी सारी आई। आप बोले 1 किलो मुझे बिल्कुल रूखा गोश्त चाहिए, बिल्कुल लीन मीट दो मुझे, तो वो इतना सा आएगा, 1 किलो वेट होता है। ऐसे ही जिस्म के बॉडी वेट ज्यादा हो जाता है उसका, जब आपका बॉडी में फैट कम होगा। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है जो हम सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग से हमारे मसल निकलेंगे। हाँ, आप वेट ट्रेनिंग करें, डाइट में आप फैट ना लें, कार्बोहाइड्रेट आप ना लें, ख़ास तौर पे आप सिंपल कार्ब्स ना लें,
और आप प्रोटीन का हाई रखें, शाम के बाद कार्बोहाइड्रेट कम रखें, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप टोन अप रहेंगे। लेकिन एवरी 2 to 3 आवर्स बाद आपने कुछ थोड़ा बहुत खाना है। तो सोहेल भाई, मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में एक जो जिम में ट्रेनर होता है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको एक तरीके से आप समझ लें कि गाइड प्रॉपर तरीके से करे। मैंने अमूमन देखा है बहुत सारी जगहों पे कि जो पर्सनल क्लाइंट होता है वो ट्रेनर उन्हीं को ज़्यादा फोकस करवा रहा होता है जो नॉर्मल जिम में आ रहे होते हैं। अगर वो कोई चीज़ गलत कर भी रहे होते हैं तो उनको वो बताता नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बता दे कि यार ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ हमारे इधर नहीं है। और दूसरा एक जो मेंबर्स आते हैं उनमें भी है लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किनी है और उसको वीक में 3 डेज़ वर्कआउट करना है और अगर ट्रेनर उसको सही भी गाइड कर रहा होता है तो वो समझते हैं शायद ही हमसे जान छुड़ा रहा है। ये बात सही है। देखो शरोज, बात वही है, हम वो अवाम है, वो कौम है हम, जो हम जब बुखार हो, नज़ला हो, खांसी हो, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, यार दवाई बता देना हमें बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि उसको 500-1000 रुपये देना पड़ेंगे, कौन जाए, बस जाके आप वो ले लो। अब उससे क्या नतीजा आता है, प्रॉब्लम आती है कि आपको कि वो जब वहाँ गया और उसने पूछ लिया, अब देखो बुखार वायरल भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई और भी, आप डॉक्टर सिम्टम्स देख के बताएगा। तो उस कौम को, उस अवाम को आप बताएं। अब वो कहता है जी ट्रेनर के पास जाना, अब ट्रेनर को हम बताएं। अच्छा, आप जो कह रहे हो ट्रेनर को बताना चाहिए, इसमें 2 चीजें। पहली बात, जो कि ट्रेनर को मैं समझता हूँ नहीं बताना चाहिए। क्यों? मैं भी था पहले, बताता, मेरे जिम में भी कोई गलत करता मैं नहीं बताता। क्यों? बहुत से लोग बुरा मान जाते कि भाई हम तो सही कर रहे हो, क्योंकि वो गूगल बाबा से सीख कर आए हैं, उन्हें गूगल बाबा ने सब कुछ बताया हुआ है, वो समझता है गूगल पे जो बता दिया सही है। अब वो देख कर आ रहे हैं जी दुनिया का टॉप एथलीट को, टॉप बॉडी बिल्डर को या फिटनेस को, और उसको कॉपी कर रहे हैं। भाई उसने अपनी जिंदगी लगा दी, उसको पहले देखो उसने बिगनिंग में क्या शुरू किया था, वो आगे वो शुरू कर। एक तो वो बुरा मान जाते हैं। दूसरी बात, ट्रेनर को लालच होता है कि यार मैं इसे फ्री में क्यों बताऊं। सही है, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है, पैसे देते हैं तो सुन भी लेते हैं। मेरे पास बहुत से मेरे जानने वाले आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, मेरे फ्रेंड देते हैं, मैं फीस लेता हूँ। मैं फीस दोगे तो आओगे, जान पहचान में, यार सुहेल भाई का अपना जिम है, जब दिल चाहे चले जाओ। तो मैं आप तवज्जो नहीं दो, जब पैसे लगे हुए होंगे ना तो आप काम करोगे। तो दूसरा मसला ये आता है तो उसको बताना इसलिए नहीं चाहता कि मैं बताऊंगा तो फिर फ्री में मुझसे क्यों पूछे, क्यों पैसे देगा। तीसरी चीज ये होती है कि अब एक ट्रेनर एक दिन में कितने मेंबर देख लेगा। अगर सही तरह फोकस करे, मैं समझता हूँ 10 से 15 मेंबर देख सकता है बस। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे ट्रेनर है जो एक दिन में 100 150 मेंबर देखते हैं एक दिन में। कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। असल में मेंबर ज़्यादातर, जो मैं समझता हूँ 90% मेंबर वो ट्रेनर को पसंद करता है जो उनकी मर्जी से एक्सरसाइज कराए। वो उस ट्रेनर को पसंद नहीं करता आज के दौर में, जो मैंने देख लिया कि जो सही एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ कराएगा उससे होगी नहीं तो वो भाग जाएगा जिम के अंदर, देखेगा कि और अब तो कंबाइन हो गए जिम कि यार मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मुझसे वेट ही नहीं उठ रहा। वो अपने गलत तरीके से कितना वेट रहा है, लेकिन जब वो सही एंगल से उठाएगा उससे वेट ही नहीं उठेगा। तो इस वजह से भी मेंबर भागते हैं। तो इसकी बहुत सारी, यानी ट्रेनर और मेंबर दोनों की तरफ से प्रॉब्लम है, जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू ही हम ये चीज़ चाह रहे हैं, इस शो में हम ये चाह रहे हैं कि लोगों की ये सबकी ये गलत मिथ, गलत कॉन्सेप्ट को दूर करें। लेकिन सुहेल भाई, इससे एक चीज़ ये भी है ना, देखें गूगल हर किसी की पहुंच में है। आजकल तकरीबन हर बंदा ही नेट यूज़ करता है, गूगल पर सर्च करता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है फिटनेस से रिलेटेड। तो एक मेंबर्स को ये चीज़ भी तो सोचनी चाहिए कि आप अगर गूगल को सर्च कर या वीडियो कोई भी देख कर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको ट्रेनर की नीड नहीं है तो फिर आप क्यों फिट नहीं है। एक छोटा सवाल, क्योंकि उसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि गूगल पर, यूट्यूब पर जो भी बंदा वीडियो बना रहा है तो वो ये तो नहीं बता रहा था कि उसने क्या स्ट्रगल करके किस तरह करके बॉडी बनाई। वो सिर्फ वो एक स्पेसिफिक पार्ट बता देता है कि यार इस तरह वर्कआउट करोगे तो ये हो जाएगा, और देखने वाला ये समझता है कि यार मैं भी ये करूँगा तो मेरी भी बॉडी ऐसी ही हो जाएगी। तो ये चीज़ भी तो एक बेसिकली बात ये है कि गूगल पे देख के जो बता रहा है, और जो ट्रेनर भी जो है वो उसको जब बताता है ये सब बातें, अब उसको वही वाली बात आ गई जो अभी इन्होंने की थी कि मेंबर भी तो कहता है कि बस इतनी सी एक्सरसाइज। कहता है भाई मैंने पैसे दिए तो मैं सारे वसूल लूँ आज, और वो ट्रेनर को समझता है मेरा ये हो गया गुलाम, अब मैं जो कहूँगा। पहली बात मैंने कहा कि ट्रेनर की तरह रहे। गूगल के अंदर देख के आ रहा है तो वही कि आप ये जो कह रहे हो बात कि जी उसकी बॉडी क्यों नहीं है, अगर वो गूगल पे देख के आ रहा है। देखिए गूगल के अंदर आपने एक चीज़ देख ली, एक होती है रिसर्च। आगे जाके मैं खुद इस चीज़ मानता हूँ कि मेरे ख्याल 10-15 साल बाद कॉलेज स्कूल की पढ़ाई की अहमियत नहीं होगी, और अब भी ऐसे हो गया। मैं भी अपने एम्प्लॉय रखता हूँ, मैं ये नहीं देखता उसके पास कितने सर्टिफिकेट है, क्योंकि मैंने जितने सर्टिफाइड ट्रेनर लगे उनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर है, अब उनका फायदा क्या है कि वो कम से कम मेंबर को तवज्जो देते। अब आप अगर नॉलेज रखते हो सही माने में, आप पूरी तवज्जो दोगे। अलमिया यहाँ पर ये है कि आपको फिर उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। आप उस मेंबर का डाइट प्लान बनाओगे, आप उसकी कैलोरीज काउंट बनाओगे, आप उसकी तमाम चीज़ों को फोकस करोगे। मैं नहीं समझता पूरे दिन में आप 10 मेंबर से ऊपर देख सकते हो, या खड़े होकर जिसको बिल्कुल डेडिकेटेड एक्सरसाइज कराओ। तो इसलिए अच्छे जिम्स में ये होता है
कि ट्रेनर अलग होता है, डाइटिशियन अलग होता है, उसका कंसल्टेंट अलग होता है, मेडिकल इश्यूज का अलग बंदा होता है, हर एक ही आदमी, लेकिन मेंबर भी हो या ट्रेनर भी। दूसरा एक मसला ट्रेनर का, ट्रेनर खुद तो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, जो आपने अभी जैसे बात बोला मसल बन जाते हैं। मैंने एक नहीं बहुत देखे, खास तौर पर मेल, आजकल मैं ट्रेनर देख रहा हूँ, फीमेल भी अब हो गई हैं, लेकिन मेल ज़्यादा, जिनकी अच्छी फिजिक बन गए, करते सब वेट ट्रेनिंग है, सब वेट ट्रेनिंग। मेरे कितने ट्रेनर्स आते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो कराते क्लासेज हैं, और मेंबर को बोलते हैं कि नहीं नहीं वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, आप क्लासेस करें, वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं है, नुकसान, वो नुकसान बताएंगे, जिस्म लटक जाएगा, आपको मसल बन जाएंगे। वो क्यों? अब उसकी भी एक लॉजिक है पीछे, क्योंकि वो 1 घंटे में जो क्लास ले रहा है उसमें वो 30 मेंबर 25 मेंबर निपटा रहा है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अगर वो मेंबर्स को ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कराएगा, तो 2 से 3 से ज़्यादा मेंबर्स को नहीं फोकस कर सकता वो। तो कहता है मैं एक वक्त में 30 मेंबर को निपटा के वहाँ से मैं एक्सरसाइज करा के जो अर्न करूँगा, बनिस्बती में 2 या 3 मेंबर नहीं देंगे। इसलिए जो अच्छा ट्रेनर है, अच्छा जो क्वालिफाइड है, उसके चार्जेस 5-10 हज़ार में नहीं करेगा, वो कम से कम 50,000 रुपये लेगा, तो वो आपके ऊपर सही। सुहेल भाई आपने तो रेट बढ़ा दिया, बाकियों के सब रेट बढ़ा देंगे, दुकानें नहीं, जो चमकाएंगे। नॉलेजेबल है, जो रिजल्ट देगा। अब एक हर ट्रेनर आके आपको अगर ये बोल रहा है कि मेडिसिन ले लें, सप्लीमेंट ले लें, तो उसका मतलब है वो मेडिसिन सप्लीमेंट के अलावा उसे आता ही नहीं है, ठीक है, वो बात की बात है। ये सप्लीमेंट्स की तरफ बाद में जाए, पहले आप नेचुरल पे तो करें। ये नेचुरल, ये जो सप्लीमेंट्स हैं और ये जो वो हैं बेसिकली आपके जो इंजेक्शंस क्या कहलाते हैं, वो स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स। कभी ना कभी तो इजाद हुए होंगे ना वो, कोई ना कोई। उससे पहले भी तो एक्सरसाइज होती होगी या नहीं होती होगी? बिल्कुल होती थी, ज़्यादा अच्छी होती थी। अभी तो आप देखो ना, फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी में क्या फ़र्क है? बिल्कुल। देसी मुर्गी को आप छोड़ो तो आप घर में पालो तो महीनों लग जाते हैं उसे बढ़ाने, अभी फार्मी मुर्गी फ़ौरन हो जाएगी, उसे इंजेक्शन लगते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप जो एक्सरसाइज करें, एक एक्सरसाइज आपकी होगी, अभी हो गई हर चीज़ जो है ना कमर्शलाइज हो गई, कमर्शलाइज हवा हो गया। अभी आपको पता है पहले जो 50s में जो बॉडी बिल्डिंग होती है, आर्नल्ड इंसाइक्लोपीडिया में तस्वीर भी है उसकी, कि पहले दांत चेक होते थे बॉडी बिल्डिंग। मेरे ख्याल से शायद ये किसी को शॉकिंग लगे, दांत का क्या ताल्लुक है बताएं आप ट्रेनर हो के, दांत का क्या ताल्लुक है? बॉडी बिल्डिंग में दांत चेक होते थे, मसूड़े। कैल्शियम उससे आपका पता चले बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग मसल है वो हमारे दांत से नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल से वेट उठाते हुए आप जब दांत अपने वो करते हैं। वो मेरे साथ है, क्योंकि मुझे डॉक्टर डेंटिस्ट ने कहा कि आप गुस्सा बहुत करते हैं। मैंने नहीं कह रहा कि अगले दांत बहुत शार्प है, बेसिकली जब उठाते ना हम करते हैं, उससे अब मैं इसे इतना खोल के एक्सरसाइज करता है, गैप रखूंगे, दांत मेरा आगे से बहुत शार्प है, इसी वजह से। बेसिकली एक हेल्दी इंसान के मसूड़े और दांत बहुत अच्छे होते हैं। तो हेल्थ का पता आपके दांतों से बचे सबसे पहले, तो इसलिए दांत चेक करते थे पहले, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक फिटनेस, अब मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर जो भी होता था वो, यानी जैसे फिटनेस होते थे कि ये हेल्दी और फिट है, ये होते 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 अब ये वर्स पे चले गए कि अब स्टेरॉइड भी आ गया, सब आ गया, ये गेम ही चेंज हुआ। पहले तो एक हेल्दी और फिट आदमी जो अब आ गया, जो एथलेटिक फिजिक, मॉडल फिजिक या क्लासिक, ये अब बेहतर आए। सो ना अब ये हो गया, बॉडी बिल्डर हो चाहे भद्दा नजर आ रहा हो, वह बड़ा ह्यूज नजर आ रहा हो। तो अब इसलिए पहले बॉडी बिल्डर्स के दांत चेक होते थे, सिर्फ इसलिए कि मसूड़े जो होते हैं वो एक हेल्दी इंसान के दांत और मसूड़े बहुत अच्छे होते हैं, जिससे उसकी इंटरनल हेल्थ का पता चलता था कि एक हेल्दी इंसान है, खाली इसके मसल्स अच्छे नहीं है, ओवरऑल हेल्दी है। दोस्तों सुहेल भाई एक चीज़ और भी है जो मैंने नोटिस करी, मैं सोच रहा था कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं एक चीज़ आपसे भी डिस्कस करूं और आप भी इस बारे में थोड़ा बताएं। बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि यार क्रिएटिन यूज़ नहीं करो ये हो जाएगा, प्रोटीन यूज़ नहीं करो ये हो जाएगा, वो वीडियो से देख कर आए हुए होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि यार आप फिर कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक भी तो आपके लिए मतलब नेगेटिव है। आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? आप गुटखा क्यों खाते हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा उसमें मज़ा आता है ना, किसमें? नहीं तो बात ये है कि जो जिम करता है, जो जिम करता है वो लाजमी सी बात है, मजा तो जो ड्रिंक कर रहा है, शराब पी रहा है, उसको भी तो मजा आ रहा है। कड़वी होती है इतनी, फिर भी मजा ले रहा है वो तो आदत डाल ली ना उसने उसको। अब आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना, क्रिएटिन या प्री वर्कआउट या प्रोटीन या ये जितने सप्लीमेंट्स हैं, देखो पहली बात तो ये वही बात आ गई कि पहले क्या नहीं होता, पहले हर चीज़, अब हर चीज़ हो गई है, इंस्टेंट हो गई है। लेकिन डेफिनेटली जो नेचुरल है, जब पहले हमें प्रोटीन बनाना आता है, नेचुरल प्रोटीन, आज तो मैं नहीं समझता ओरिजिनल प्रोटीन, पहली बात है कोई कुछ भी कह ले, पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोटीन बहुत मुश्किल है कि मिले। और उसका फ़र्क ये है कि ओरिजिनल प्रोटीन पियो और यहाँ का पी लो, को टेस्ट में बहुत फ़र्क है। प्रोटीन पाउडर ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि 10 ग्राम होता है
एक किलो बीफ में होता है 10 ग्राम्स होता है। पहले इसलिए आपको याद है, लोग पहले कहते थे जी पहलवान होते थे एथलीट होते थे, ये पूरा पूरा बकरा खा जाते थे, 8-10 किलो गोश्त खा जाते थे। अब उसको स्ट्रैक करके उन्होंने कर दिया जी आपको जो उसमें से फायदेमंद चीज़ है वो आपको प्रोटीन, अब उसमें से फैट निकाल दिया, थोड़ा सा ही हो गया। तो मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है, इतनी वेट भी नहीं उठा रहा हूँ मैं अपने तो वो एक्सेस हो जाती है। जो भी चीज़, चाहे वो मैं गोश्त खाऊं, चाहे वो मैं अंडे खाऊं, चाहे मैं कोई भी चीज़ इतनी खाऊं जो बॉडी में एक्सेस हो गया और यूटिलाइज नहीं हो, वो मुझे नुकसान करेगी। इसी तरीके से मैं क्रिटीन ले रहा हूं, अब बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेरे क्रिटीन मौजूद है, मैंने टेस्ट कराया ही नहीं है मेरी बॉडी, और मैं उस हिसाब से वर्कआउट भी नहीं करा। अब मुझे यही नहीं पता कि क्रिटीन मैं क्यों यूज करनी है, मुझे इसका फायदा क्या है। यहाँ तो यही नहीं पता, कहता जी प्रोटीन है ये भी, यस दिस इज आल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन, मगर वो उसका मकसद आपके मसल बनाने है, बेसिकली वो आपकी पावर देती है। क्रिटीन बेसिकली बॉडी के अंदर कब प्रोड्यूस करती है बॉडी नेचुरली, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, आपने देखा होगा जब गुस्से में होंगे आप तो आपका झगड़ा होगा, आप ब्लड लेंगे, बाद में बच रहा है कहाँ मुझे लगी वो बाद में पता चलेगा। गुस्से में होते हैं आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्रिटीन क्या यही करता है कि आपकी पावर को एनहांस करा। अच्छा, अब वो गाय के गोश्त में निकलती है, अगर वैसे जो आपको बाहर से सोर्स में लिए, बाकी अब सप्लीमेंट की सूरत में आ गया। अब वो अगर नेचुरल है, जेन्युइन है, फिर तो एक अलग बात है। तो बेस्ट ये है कि आप शुरू में ये चीजें नहीं करें, क्योंकि ये एक्सेस होगा तो नुकसान करेगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो हाई प्रोटीन है हेयर लॉस शुरू कर देगा। तो ये वक्त के साथ करना है, ये पता ही नहीं है किसी को। मुझे ये सवाल करना है कि आपकी जो जर्नी है, आप वहाँ तक कैसे पहुंचे, वो तो जाहिर सी बातें दिख रहे हैं, आपके रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन जब आप एक आम इंसान थे, आप बॉडी बिल्डर नहीं थे, आप में मसल्स नहीं थे, एक वक्त होगा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 6 साल से आपके मसल्स हैं, जब 6 साल के थे आप, अभी आपने बनाए होंगे, तो तब में और अब में क्या फ़र्क है, क्या महसूस करते हैं आप अंदर से? तब में और अब में बॉडी चेंज हो गई, बस ये एक फ़र्क है। दूसरा, प्रोफेशनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँगा। जब शुरू किया था तो एक शौकिया शुरू किया था, फिर करते करते आस्ता आस्ता वो खुद माइंड चेंज होता गया और फिर प्रोफेशनल मैंने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया और मैं आज इस मकाम पर हूँ। और आपको क्या लगता है कि आप अभी भी लर्निंग प्रोसेस में, या फिर? बिल्कुल, मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि आप कितने ही काबिल हो जाएं, आप किसी भी स्टेज पे पहुँच जाएं लाइफ में, लेकिन आपका जो सीखने का जो एक समझ लें कि प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है। क्योंकि आप जो बंदा ये सोच ले कि जी मैं सब आ गया तो समझो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज और बहुत साल से, मैं मिसाल के तौर पे अब तो खैर मैं जिम ही कम आता हूँ, लेकिन पहले मैं देखता कोई लड़का आया, अगर मैं देखा यार इसके बाइसेप बहुत अच्छे, मैं उसका बाइसेप का वर्कआउट देखता था, वो कहीं ना कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसकी वजह से बाइसेप बहुत अच्छे। क्योंकि कोई देखो एक मसल है जिसम में जिसका जेनेटिकली उस मसल में फॉल्ट है, ठीक है। जैसे काव्स होती है बहुत सौ की, एक होती है हमारी कोन शेप की काफ जो नीचे तक होती है, एक होती है सिर्फ ऊपर चढ़ी हुई काफ होती है, वो एक कुदरती है, वो एंगल प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 80% जो होता है, जो मसल में प्रॉब्लम आती है, वो आती है एंगल प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज और बता दूं कि लोग स्टेरॉइड यूज कर लोगे, स्टेरॉइड का काम है मसल को बड़ा करना, फुलाना, खाने का फुलाना, अब शेप देना काम है एक्सरसाइज। बिल्कुल। अब ये बॉडी बिल्डर है, अब मुझे बनाने, मुझे मॉडल बॉडी बनानी है, इन्होंने तो बॉडी बिल्डिंग किया, मैं इनसे बोलूं मुझे मॉडल बॉडी बना दो तो मैं गलत हूं। ये बॉडी बिल्डर के स्पेशलिस्ट है। आजकल का दौर आ गया स्पेशलिस्ट का। कभी भी कोई दिल के डॉक्टर को कान का इलाज नहीं कराएगा, कान का इलाज जो है आंख वाले डॉक्टर से नहीं कराएगा, आंख का इलाज किडनी वाले से नहीं कराएगा। बात ये है कि आप ये कह सकते हो भाई आप डॉक्टर तो हो ना, दिल के हो तो क्या हुआ, मेरा आंख का इलाज कर दो, कभी भी नहीं, ना आप कराओगे ना करेगा। इसी तरीके से अब जिम के अंदर हर बंदे का जो क्लास ले रहा है वो उसकी एक्सपर्टीज है बॉडी बिल्डिंग की। आप फिर बॉडी बिल्डिंग सीखने जाओ, आप उससे कहोगे जी मेरा वेट कम कर दें आप, मैंने वो देखा जी वेट कम करने भी बॉडी बिल्डर के पास पहुंच जाएंगे, मॉडल बॉडी बनानी है सर मुझे मॉडल बॉडी, और 6 पैक्स हर एक बड़े आराम से कहते हैं सर हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, हमें 6 पैक्स बनाने हैं सर। हम नहीं सुना होगा ना आप लोगों ने कि जी 6 पैक्स, वो 6 पैक्स बनाना तो कोई आसान समझ, जबकि मैं बताऊं 6 पैक्स बनाना बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा मुश्किल काम है। अब आप बोलेंगे वो कैसे भाई, वो इसलिए कि बॉडी बिल्डर अगर कुछ खा रहा है ना, दिन भर कुछ भी खा रहा है, ज्यादा खा लिया, अच्छा लगा, ज्यादा खा लिया, तो लगा कोई बात नहीं आज थोड़ा ज्यादा करूंगा, मेरे 2 इंच आर्म्स और बढ़ जाएंगे, 1 किलो वेट और बढ़ जाएगा, कोई मसला, मेरा मसल वेट बढ़ा हो रहा है। लेकिन जिसने मॉडल फिजिक करनी, जिसने 6 पैक्स बनाने, उसने लिमिटेड खाना है, उसने कैलकुलेटेड खाना है, उसने ज्यादा नहीं खाना है, वो ज्यादा मुश्किल, और फिर मेहनत उसने ज्यादा करनी है बॉडी बिल्डर से। बॉडी बिल्डर ने 6-8 रेप निकालना है, उसने 12-15 रेप्स निकालने हैं। अब आप ये देख लो कि एक आदमी, अमूमन लोग आगे 6-6 सेट करते हैं कि 12-15 रेप्स, अब 15 रेप्स और उसके बाद 6 सेट और उसको टोटल एक्सरसाइज मल्टीप्लाई करो तो वो कई 100 सेट्स बन जाते हैं उसके। अब जबकि मैं ये कहता हूं कि आपको जो फॉर ग्रोथ, मसल ग्रोथ जब बड़ा करना है तो आपको सिर्फ 2 सेट है। पहला सेट
जो होगा 8 रैप का होगा, दूसरा 5 का होगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले कम से कम साल 2 साल की मेहनत हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आज नहीं हो जाएगी। ये ऐसे मिसाल है, किसी भी कितना भी जीनियस आदमी हो उसको आप मास्टर्स, पहले दिन मास्टर्स की क्लास कहोगे भाई पहले मैट्रिक करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन पर आप आओगे मास्टर्स में। बिल्कुल। जितना भी जीनियस हो, हाँ वो जल्दी मास्टर्स में आ सकता है, लेकिन वो उसको भी करना होगा। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग है, ऐसे ही हमारी दूसरी चीजें फिटनेस है कि आपने वो चीज करनी है। अब मसल एक ग्रोथ, अब मैं हूं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं कुछ दिन में फिट हो जाता हूं। क्यों? मेरे मसल मेमोरीज है, मेरी मसल मेमोरी फौरन रिएक्ट करती है। मैं अच्छी रेस्ट लेता हूं, डाइट लेता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, फौरन रिजल्ट आता है। बनिस्बत अब एक बंदा सोचे नहीं सोहेल साहब अब आप हमें अपने जैसा कैसे बना देंगे, तो मुझसे अगर कोई बात करेगा, जब मैं पहले एक्सरसाइज करता था, मैंने भाई मुझे तो 10 साल लगेगा ना, हमें कितना टाइम लगेगा? मैंने आपको 10 महीने लगेंगे। वो कैसे? मैंने 10 साल मैंने गलतियां बहुत की हैं। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, कि मैंने गलतियां बहुत की हैं, मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा। तो जो ट्रेनर होता है और अगर अच्छा ट्रेनर है तो उसका फायदा ये है कि जो आप गलतियां करोगे, वो गलतियां कर चुका है, वो आपको वो करने नहीं देगा, उसके वो पैसे लेगा, जो कि यहाँ देने को तैयार नहीं है हर बंदा। यही है सबसे बड़ा मसला। तो आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारे जो मेहमान आए उन्होंने सवालात किए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। और आइंदा भी हमारे प्रोग्राम्स में कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम मुख्तलिफ सवालात करें और सवालों से ही सवाल निकलें, ताकि जो लोगों के दिमाग में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम फिटनेस के साथ साथ हम उसमें मेडिकल इश्यूज पे बात करें, खास तौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, जो लोगों को प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये बेसिक आजकल हर दूसरे बंदे को, उस पर डिस्कस करें कि उन मसाइल को हम कैसे हल करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम में जो मेहमान बैठे हैं वो उसी से रिलेटेड हमसे सवाल करें और तैयारी करके आएं। तो आज के लिए इजाजत देते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए शुक्रिया।